हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो एग्जाम इज ऑलमोस्ट ऑन योर हेड और मैं लगातार आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। मैराथन हो चुकी है, होप तो सभी लोगों ने देख ली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे माइंड मैप सीरीज बनाई है। तो उसमें 2 चैप्टर्स बाकी थे जो इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन जो मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। तो जितने भी बच्चों को एक बार थ्योरी में थोड़ा अभी भी डर लग रहा है तो माइंड मैप सीरीज जो चैनल की प्लेलिस्ट में डली है वो आप कंप्लीटली फॉलो कर लेना, उससे आपको सारे चैप्टर्स का थ्योरी एक बार दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 7 नंबर का, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना। और कल हमारा जो सेशन है वो लगा हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि रिमाइंडर्स सभी लोग ऑन कर लें और ये नेक्स्ट ये जो हमारे 5 दिन चल रहे हैं, एक भी सेशन आप किसी हालत में मिस ना करें, क्योंकि एक एक सेशन बहुत मेहनत से बन रहा है और एक एक सेशन इंपॉर्टेंट है उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए जो आपने और मैंने साथ में मिलकर देखा है। ठीक है, तो आई होप सो सभी लोग रेडी हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच ऑन कर लीजिए और ट्रस्ट मी आप 27 को बहुत खुश होगे। और वीडियो को इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो 5 मेन टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स आपको आनी चाहिए। IUPAC सवाल बन सकता है, VBT से सवाल बनेगा, CFT से बनेगा, आइसोमेरिज्म से बनेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से देखने को मिले। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स अगर मैं बोलूं, और ये जो PDF है बेटा और जो भी चीजें है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल रही होंगी, तो वो आप स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, वरना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में भी लिंक रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, देखो एक मेटल है और एक लिगेंड है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ही दे रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ल्यूइस बेस होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ल्यूइस एसिड होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज अ पेयर ऑफ ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस, जिसमें मेटल ल्यूइस एसिड होता है और लिगेंड आपका ल्यूइस बेस कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेटल और लिगेंड्स होते हैं, मेटल के अलावा जो भी चीज है वो लिगेंड्स है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है उसको आप काउंटर आयन बोलते हो। ठीक है, तो आगे लगाए तो कैटायन, पीछे लगाए तो एनायन, तो काउंटर आयन मेटल और लिगेंड को जोड़ के बनता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते हो। जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स आपके जुड़े हुए हैं उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हो, और जो मेटल के ऊपर चार्ज होता है उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हो। अब इसमें सबसे अहम है लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स को आप 2 कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो या तो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं या तो चार्ज्ड। ठीक है, तो न्यूट्रल की जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल H2 है, जिनके पास लोन पेयर है, NH3 है, CO है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के पास बहुत सारे लिगेंड्स में डाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल बोलो जल्दी से, ठीक है, इतने ही लिख लेते हैं अचानक से। तो इवेंचुअली चार्ज लिगेंड की बात करूं, Cl नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव, ये सब हमारे पास जो है चार्ज लिगेंड्स आएंगे। अब इनका चार्ज याद रखना, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके ऊपर 0 चार्ज होता है, और जितने भी फॉर एग्जांपल चार्ज लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो -1 का चार्ज, -1 का, -1 का, -2 का, जितना भी चार्ज है उतना चार्ज वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये तो हो गया चार्ज के बेसिस पे। न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज 0 होता है। अब डोनर एटम के बेसिस पे जितने डोनर एटम है उस कैटेगरी में आप रख सकते हो। मोनोडेंटेड के पास एक डोनर एटम होगा, ठीक है, जिसका एग्जांपल आप NH3 कर सकते हो, नाइट्रोजन है, H2O है ना, OH है, OH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, ये सब इसके रहेंगे। बाइडेंटेड के पास 2 डोनर एटम्स रहेंगे, ठीक है, तो जिसका एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमाइन, दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन व्हिच इज न्यूट्रल। इसका एग्जांपल ऑक्सिलेट हो सकता है, C2O4 है ना, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, ग्लाइसिनेट हो सकता है, ठीक है, राइट। अच्छा, ये सारे लिगेंड्स रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको आप किलेट लिगेंड्स भी बोल सकते हो। किलेट का मतलब रिंग बनाना, ठीक है, मेटल यहाँ पे आएगा तो 2 रिंग्स बन जाती है, यहाँ पे आपकी 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। एम्बिडेंटेड लिगेंड के पास भी 2 डोनर एटम है, बट एक बार में एक ही यूज करेगा, जैसे NO2 ONO, SCN NCS। तो क्या ये आपका फॉर एग्जांपल रिंग बनाएगा? नहीं, ये नहीं बनाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही एटम यूज करता है। रिंग बनाने के लिए कम से कम 2 एटम यूज करने हैं। पॉलीडेंटेड में 2 से ज्यादा, तो इसमें आप EDT याद रखोगे, विच इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, है ना, जिसके पास क्या होता है, आपके पास 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं, और ये भी किलेट लिगेंड होता है क्योंकि ये भी पॉलीडेंटेड है, मल्टीपल एटम्स को एक साथ यूज कर सकता है। तो एक आपको बेसिक क्वेश्चन लिगेंड्स के ऊपर बन सकता है, एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अगेन कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। होमोलेप्टिक लिगेंड्स वो हैं जिनके सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं, वो होमोलेप्टिक होते हैं। जिनके पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं उनको आप हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स कहला सकते हो, ठीक है, तो देख के आप बता दोगे। उसके बाद IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है, तो IUPAC के बहुत ही बेसिक रूल्स आप हमेशा याद रखना।
देखो आपका कॉम्प्लेक्स में ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर और Cl लिखा है, या फिर ऐसा हो सकता है K3 और फिर स्फेयर लिखा है। तो हमेशा आपको पहले केटाइन को नेम करना, और केटाइन हमेशा वो होता है जो पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ स्फेयर है तो पहले स्फेयर का नाम करोगे, फिर लिगेंड है। अगर आपका मेटल पहले है तो आप पहले पोटेशियम लिखोगे और फिर स्फेयर का नाम लिखोगे। तो जो भी पहले है उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है। अब स्फेयर में आप रूल फॉलो करोगे LCO, यानी कि पहले स्फेयर में आप लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल का नाम लिखोगे और फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर स्फेयर के ऊपर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, अगर स्फेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के आगे आप 8 लगा देते हो और लिगेंड के नाम के आगे आप O लगा देते हो। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात, नेमिंग ऑफ केटाइन इज डन। स्पेस आपको देना है केटाइन और एनायन के नेम के बीच में। अगर आप स्फेयर को नेम कर रहे हो तो आप LCO रूल फॉलो करोगे, पहले लिगेंड्स, मल्टीपल लिगेंड्स है तो अल्फाबेटिकली लगा दोगे, फिर मेटल का नाम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर को आप रोमन न्यूमेरिकल में डालोगे। एक से ज्यादा लिगेंड है तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे, डाई ट्राई समथिंग। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो प्रीफिक्स होगा बिस ट्रिस टेट्राकिस, 2 है तो बिस, 3 है तो जैसे इथाइलिन डाइमाइन के लिए आप यूज करोगे। और जैसे कि मैंने बोला स्फेयर के ऊपर चार्ज चेक करना है, नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगेगा, लिगेंड के नाम के आगे O लगेगा। जैसे कि ये केस है, यहाँ पे आपका ये केटायन है और ये एनायन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसे पोटेशियम बोल सकती हूँ। अब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हुई है 2 है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव आएगा, 4 Cl है तो +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब टेट्रा क्लोरिडो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पहला डेट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर PdCl4 2 नेगेटिव है, इसीलिए आपको मेटल के नाम के आगे 8 लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है तो पहले यहाँ पे फिर से पोटेशियम है, ठीक है। उसके बाद हेक्सा सयानिडो, फिर फेरेट और +3, ठीक है। यहां पे स्पेस देनी है, बाकी किसी में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूं आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, तो आप लोग वो सेशन कल वाला ज्वाइन कर लोगे। एक बार थ्योरी बस समझ लो। वर्नर्स थ्योरी फिर आई पहले, जिसने 2 कंसेप्ट दिए, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का वही क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? तो जनरली प्राइमरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो भी मेटल के ऊपर होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर को आप न्यूट्रल और चार्ज लिगेंड्स जो होते हैं इवेंचुअली चार्ज लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज आयन से ही सेटिस्फाई कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल होती हैं और आप इनको आयोनाइज कर सकते हो क्योंकि बाहर के काउंटर आयन टूट जाते हैं। अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, हेडिंग सही कर लेना, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इसको आप न्यूट्रल और चार्ज दोनों लिगेंड से सेटिस्फाई कर सकते हो, और ये डायरेक्शनल होती है और ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। डायरेक्शनल क्योंकि मेटल से लिगेंड एक सर्टेन डायरेक्शन के साथ जुड़ रहा है ना, आपको बॉन्ड का डायरेक्शन दिखता है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन कम्स योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी में आपको शेप के बारे में बताया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप होता है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अलग से आपके सिलेबस में नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल है। तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी बच्चों आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल K2FeCN6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। अच्छा याद रखना, कार्बन का लिगेंड स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन का लिगेंड स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन और हेलोजन का वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं Fe के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, तो 3d6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 मैंने भर दिया। अब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, तो इसने पेयरिंग कर दी, तो इसने अंदर भेज दिया। अब मेरे पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल, मेरे को 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 6 Cn है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरी यहां से बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, दैट इज d2sp3 ऑक्टाहेड्रल ये, ठीक है। अच्छा डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अच्छा जब भी डायामैग्नेटिक है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अंदर वाला 3d यूज करेगा तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका ये कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जैसे K3FeCl6 है, तो Fe+3 में अगर मैं जाऊं तो 3d5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। Cl वीक लिगेंड है, पेयरिंग तो करेगा नहीं, तो मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए। अब 6 ऑर्बिटल कौन से यूज कर लूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो क्या आएगी, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ये भी रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन रहेगा, ठीक है। और बाहर 4d को यूज किया है तो आउटर डी ऑर्बिटल, ये सब लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। आउटर डी ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है।
ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जैसे निकल +2 में यहाँ पे तो 3d8 हो गया। अब d8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 ऑर्बिटल चाहिए मेरे को क्योंकि 4 Cn है, तो 1 2 3 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या आई, 1d s और p2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो डायामैग्नेटिक रहेगा, और डायामैग्नेटिक है तो लो स्पिन भी पाया जाएगा। ठीक है, अब इनर आउटर का इसमें कंसेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक में डी यूज होता है, स्क्वायर प्लेनर में टेट्राहेड्रल में यूज ही नहीं होगा। NiCl4 फॉर एग्जांपल लो तो 3d8 ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट Cl तो क्या है, Cl तो एक वीक लिगेंड है तो ये तो पेयरिंग करेगा नहीं, तो पेयरिंग करेगा नहीं तो पेयरिंग करनी नहीं है। अब बचे हुए 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 2 3 4। तो ये बेटा क्या बनाएगा, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेटिक रहेगा, यस मैम पैरामैग्नेटिक रहेगा। लो स्पिन रहेगा, हाई स्पिन रहेगा, तो हाई स्पिन रहेगा। ठीक है, हाई स्पिन रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जब भी d1 d2 d3 आएगा वो हमेशा d2 sp3 बनाएगा क्योंकि पेयरिंग हमेशा तीन इलेक्ट्रॉन्स के बाद होती है। D4 से D7 में आप लिगेंड चेक करोगे, D8 D9 D10 में हमेशा वो आपका sp3 D2 बनाएगा क्योंकि उसे कभी भी 2 ऑर्बिटल खाली नहीं मिल सकते। D4 से D7 अगर कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ रही है मेटल की तो आप स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड चेक कर लेना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली बेटा पेयरिंग करके D2 sp3 बनाएगा और वीक लिगेंड sp3 D2 बनाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। लिगेंड को देख लोगे, मेटल की कॉन्फ़िगरेशन को देख लोगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2 sp3 बनाता है जनरली, वीक लिगेंड है तो sp3 D2। स्ट्रॉन्ग का मेरा मतलब है कार्बन या नाइट्रोजन का लिगेंड और वीक से मेरा मतलब है ऑक्सीजन या हेलोजन का लिगेंड वीक की कैटेगरी में आता है। ऑल्दो ये बात जो है वो आपको वीबीटी नहीं बता पाई थी तो इसलिए सीएफटी की जरूरत पड़ी क्योंकि सीएफटी ने आपको बताया था कि जो एक्चुअल में आपकी जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो स्प्लिटिंग के बाद होता है। डी ऑर्बिटल जब लिगेंड उसके पास आता है तो स्प्लिट हो जाता है 2 एनर्जीज में और स्प्लिटिंग के बाद ही वो आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एक एक्सियल ज्योमेट्री होती है, एक्सिस के अबाउट होती है, तो जो डी ऑर्बिटल में जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि अटैक आपका एक्सियल पोजिशन पे होता है। तो पहले सारे डी ऑर्बिटल एक साथ होते हैं बट जैसे ही लिगेंड इनके पास आते हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और नॉन एक्सियल की घट जाती है। ठीक है, तो एक्सियल ऑर्बिटल को फॉर एग्जांपल मैं Eg से रिप्रेजेंट करती हूँ और इसको मैं T2G से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो dx2 y2 और z2 की एनर्जी बढ़ जाती है, xy yz zx की कम रहती है। इसको आप डेल नो बोलते हो, डेल ओ बोल देते हो, जिसको आप स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोल देते हो। ठीक है, अच्छा एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वालों की एनर्जी 3/5 ऑफ डेल नॉट होती है सबकी, नीचे का 3 और टोटल 5 है तो 3/5 और क्योंकि डिस्टेबलाइज्ड है तो प्लस में रहेगा, नीचे वालों की रहेगी -2/5 ऑफ डेल नॉट। ठीक है, तो पहली बात आपको स्प्लिटिंग क्लियर होनी चाहिए। अब ये स्प्लिटिंग बताती है बेटा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड वीक है। अगर स्प्लिटिंग बेटा ज्यादा हुई है ना, जैसे यहाँ पे ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, और अगर स्प्लिटिंग कम हुई तो ये वीक। तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड सीएफटी ने बताया था, वीबीटी ने नहीं बताया था। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल नॉट बड़ा होता है तो डेल नॉट ग्रेटर होता है पेयरिंग से, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग होती है। ठीक है, क्यों पेयरिंग हुई, क्योंकि डेल नॉट ग्रेटर है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाने को प्रेफर नहीं करता, नीचे ही रुक जाता है, तो डेल नॉट ग्रेटर है इसीलिए पेयरिंग होती है। वीक लिगेंड में डेल नॉट छोटा है इसीलिए इसमें कोई पेयरिंग नहीं होती, इजीली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर एक्साइट होके चला जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करूंगी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए 1 2 3 4 नीचे ही रहा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा T2G4 Eg0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे पेयरिंग आपकी नहीं हुई क्योंकि वीक है, तो T2G3 और Eg1। तो कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। अच्छा, एनर्जी का क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो एनर्जी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन है 4, नीचे वालों की एनर्जी मैंने कितनी बताई थी आपको 2/5 माइनस का डेल नॉट, और पेयरिंग एनर्जीज कितने नए पेयर बने, तो एक ही पेयर बना, वहां 0 थे तो टोटल 1 p, तो ये कितना हो जाएगा -8/5 ऑफ डेल नॉट प्लस p। अब जैसे यहां निकालू एनर्जी में तो 3 इलेक्ट्रॉन है -2/5 ऑफ डेल नॉट पे और 1 इलेक्ट्रॉन है 3/5 ऑफ डेल नॉट पे, तो इवेंचुअली कितना हो जाएगा 6/5
डेल नॉट और 3/5 ऑफ डेल नॉट। तो यानी कि आंसर कितना आएगा, माइनस 3/5 ऑफ डेल नॉट। इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट नहीं होता वीक लिगेंड में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में होगा पेयरिंग का कंसेप्ट, जितने न्यू पेयर्स हैं, 3 है, यहाँ पे 2 थे तो 1 पेयरिंग एनर्जी, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 थे तो 1 पेयरिंग एनर्जी। क्वेश्चंस बेटा कल करेंगे, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ से बन सकते हैं। तो बस एक बार ब्रीफली आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लो इस माइंड मैप के साथ, ठीक है। तो इसी बेसिस पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई, जिसने बोला भाई देखो जितना स्ट्रॉन्ग है वो जितना ज्यादा स्प्लिटिंग करा उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्प्लिटिंग ज्यादा उसी ने करी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो आपके ऑक्सीजन और हेलोजन के लिगेंड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो आप एक रफ आइडिया भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा नाइट्रोजन का है या ऑक्सीजन का या हेलोजन का, जिसका भी है आप स्ट्रॉन्ग और वीक आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। लास्ट टॉपिक बेटा रहेगा आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन पक्का बनता है यहां से, ठीक है। तो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है, एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में इवेंचुअली आपके 4 केसेस रहेंगे, मेनली हाइड्रेट, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज आइडेंटिफिकेशन पे सवाल बनेगा। स्टीरियो में 2 है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जहां से पक्का क्वेश्चन बन सकता है। थोड़े से एग्जांपल देख लो। देखो सॉल्वेट, सबसे पहले मैं लिंकेज की बात करती हूँ। लिंकेज में आपको एक एम्बीडेंटेड लिगेंड चाहिए, तो अगर आपके पास एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो आप इजीली आप बोल दो कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का केस है। अगर 2 कोऑर्डिनेशन पेयर हैं, 2 मेटल हैं और 2 लिगेंड है, तो आप मेटल और लिगेंड को इंटरचेंज कर सकते हो, तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन में लिगेंड और काउंटर आयन का इंटरचेंज, SO4 अंदर, ठीक है, Br अंदर, तो काउंटर आयन और लिगेंड का जब इंटरचेंज होगा तो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। सॉल्वेट में रहेगी पानी की बात। पानी अगर लिगेंड है और पानी ऐसा सॉल्वेंट है, तो पानी को अंदर बाहर करोगे तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, ट्रिक बता दिया है, सबका एक एक चीज आपको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली बता पाओगे कि कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो स्टीरियो में 2 केसेस हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। इवेंचुअली यहाँ पे ऑप्टिकल लिखो। तो ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल में आप बॉन्ड एंगल्स को चेंज करते हो, सिस ट्रांस बना सकते हो। ऑप्टिकल में आपको सिमेट्री मिसिंग चाहिए तो आप उसके इनैंशियोमर्स बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास 3 ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। देखो 2 तो इसमें सिमेट्रिक हैं, ठीक है। इसमें कभी भी सिमेट्री हमेशा रहेगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। इसमें बॉन्ड एंगल फिक्स है तो ये कभी भी GI नहीं बनाएगा। इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी रहती है, कुछ केसेस में नहीं रहेगी, बट जनरली ये भी सिमेट्रिक होता है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कुछ केसेस हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में मैं पहले आ जाती हूँ। जनरली इसमें बस ज्योमेट्रिकल बनेंगे, सिस ट्रांस बन रहे होंगे। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 लिगेंड अलग होने चाहिए। तो Ma2B2 Ma2BC में आप देखो Ma2B2 पकड़ो, दोनों A सेम साइड सिस, दोनों A ऑपोजिट साइड ट्रांस। ऐसी Ma2BC में आप A2 को फिक्स कर लो, BC को चेंज करते रहोगे तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि इवेंचुअली सिस ट्रांस आपका इजीली यहाँ पे AA के रिस्पेक्ट में बन जाएगा। MABCD में बस याद रखना 3 बनते हैं, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तरीका है, एक वैलेंसी को फिक्स कर दो, तीनों को रोटेट कर दो। तो B यहाँ पे है, फिर B यहाँ पे है और फिर B यहाँ पे है। और अगर आप फिर से रोटेट करोगे आपको और कोई नया स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो आप इसे रोटेट कर दो बस, ठीक है। तो आप 3 स्ट्रक्चर बना लोगे। तो याद रखना नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ सकता है, Ma2B2 में 2, A2BC में सब में 2 है, बस MABCD में 3 है। अगेन बाइडेंटेड लिगेंड में अगर मैं आऊं बेटा, तो सिमेट्रिक में तो कोई नहीं होता। अनसिमेट्रिक में 2 केसेस हैं, MAB2 तो दोनों A सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड ट्रांस। MABBC, AB को फिक्स करा, BB सेम साइड सिस, BB सेम साइड ट्रांस। तो स्ट्रक्चर बनाने का क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल है, सब में ही 2 है, बस MABCD में 3 है। और केसेस आप अगर याद रख लोगे तो अगेन आप यहां से इजीली उसको प्रिडिक्ट भी कर पा रहे होगे। टेट्राहेड्रल में कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं बनता, ऑप्टिकल बन सकता है अगर आपके चारों लिगेंड्स अलग हो या फिर अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हो, दोनों के दोनों, उस केस में आप ऑप्टिकल बना पा रहे होगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो ये मोनोडेंटेड के केस में काफी सिमेट्रिकल होता है। तो चाहे आप कहीं पे भी 2 लिगेंड्स अगर सेम कर दोगे तो हर हाल में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास एक बाइडेंटेड लिगेंड है और नॉन कोप्लेनर रिंग्स है, उसी केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव पाया जाता है। तो देखो अगर 2 लिगेंड अगर सेम पोजिशन पे आपके आ गए, सेम ट्रांस पे, तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अगर ऑपोजिट ट्रांस पे आए तो भी रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो अगर कोई भी 2 लिगेंड मोनोडेंटेड के केस में सेम हो जाएगा तो कभी भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास जितने भी केसेस हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो 0 है सब में, ठीक है। GI बन सकता है अगेन A4B2 में 2 B आपके लगोगे, Ma4BC में, और Ma3B3 पेपर में आएगा क्योंकि ये सिस ट्रांस नहीं बनाता बेटा, ये फेक और मर बनाता है, ठीक है। तो फेक और मर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देखो फेक याद रखना, अगर इवेंचुअली आपके दोनों के दोनों मतलब ये ट्राइंगल जो है नीचे की तरफ बने, है ना, तो इसे बोलते हो फेक।
और अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ बने, 3A इस पोजीशन में लगा रखे हैं, तो यहाँ पे होगा 1। बेसिकली आपके पास अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है और 90 डिग्री का है, तो सिस ट्रांस में तो 90 और 180 होता है, फेक और मर में 120 और 90 का होता है। तो केस पूछेगा MA3B3 में क्या होता है, फेक और मर होता है, या पूछेगा फेक और मर किस में होता है, तो MA3B3 में होता है, या आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा तो स्ट्रक्चर भी आप बनाकर दे दोगे। बाइडेंटेड के केस में बेटा अगर मैं बोलूं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा सिस रिंग, ठीक है। तो पहली बात A3 में तो नहीं बन पाएगा GI क्योंकि सब कुछ सेम है, बस एक जो नॉन कोप्लेनर रिंग है उसका आप आइसोमर बना दोगे, दैट इज जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। मैं बना के दिखाती हूँ, MA2B2 ये पेपर में आएगा, ठीक है। तो देखो अगर दोनों रिंग सेम साइड है, AA2 ये आपकी सेम साइड है, ये आपका क्या हो गया, दैट इज ट्रांस। ये दोनों ऐसे हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करके आप रिफ्लेक्ट करोगे। लेकिन अगर दोनों रिंग ऐसे हैं, 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, नॉन कोप्लेनर रिंग है, ये सिस वाला हो गया, ये सिस है वो ट्रांस है, तो सिस वाला बेटा आपका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आप क्या करोगे, इसकी मिरर इमेज बना दोगे, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई। तो टेक्निकली कितने स्टीरियो आइसोमर्स है, 3। कितने GI हैं, 2। कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, 1। कौन सा एक्टिव है, सिस। पेपर में पक्का पूछने के चांसेस हैं इस बार। स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, अदरवाइज आपसे नंबर भी पूछ सकता है। तो दोनों में ही B2 मैंने B2 बना दिया, आप BC बनाना चाहो तो एक B की जगह C बना देना, सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा होगा, बस मतलब एक B की जगह C लगा दोगे तो BC वाला भी बन जाएगा। ट्रांस ऑपोजिट रहेगा, सिस आपको दिख रहा है नॉन कोप्लेनर, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ये याद रखना। ये वाला इस बार पेपर में काफी ज्यादा चांसेस है कि पूछा जाए, बहुत बार रिपीट है। तो स्ट्रक्चर भी याद रखना, कौन सा एक्टिव होता है वो भी याद रखिएगा। एंड दैट इज इट बेटा, कंप्लीट हो जाता है। देखो अब यहां से ही क्वेश्चन बन रहा होगा, VBT से बनेगा, CFT से बनेगा, वर्नर थ्योरी से 1 मार्कर बन सकता है, ठीक है, IUPAC से 1 मार्कर बन सकता है, और आइसोमेरिज्म से भी बन सकता है। तो कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको कल सुबह करवाने वाली हूं, तो वो अच्छे से आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग रिमाइंडर लगा लो, और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, है ना, तो ये माइंड मैप सीरीज जो बेटा है ना, माइंड मैप सीरीज जो है ये आप लोग सभी लोग फॉलो कर लो, क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा आपको जो चीजें हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ कि प्लेलिस्ट कहाँ है मेरी, ठीक है, दैट इज ओके। चैनल का नाम अगर मैंने सर्च कर लिया तो ठीक है, आप ना थोड़ा नीचे जाओगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट अगर मैं बोलूं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये समरी 15-15 मिनट की वीडियो है, दिन में एक बार तो एक सेक्शन देख ही लो, ठीक है। उसके बाद ये तो पुरानी हमारी प्लेलिस्ट है, अभी करंट चल रही है, वो फॉलो करो लाइव के लिए। एंड दिस इज द माइंड मैप सीरीज बच्चों, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो, सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आपको अच्छा ढंग से एक बार रिवाइज करना है, तो आप ये जो हमारी प्लेलिस्ट है माइंड मैप वाली, ठीक है, ये तो हर बच्चा देख के चला ही जाए, ठीक है। कहाँ पे गई अगेन, कहाँ पे गई, होम पर ही है, मतलब नीचे है, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, तीसरी प्लेलिस्ट है माइंड मैप सीरीज, ठीक है। तो अब इसमें बायोमोलिक्यूल्स कल आ जाएगा, तो पूरे 10 चैप्टर हो जाएंगे। बाकी लाइव में मिलो, टाइमली कनेक्ट करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अटेंडेंस लगा दो कल के सेशन के लिए। मैम हमारा रिवीजन डन है, फुल सिलेबस की मैराथन हो चुकी है, और हम कल आ रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। 5 दिन रुकना नहीं है जब तक हम गोल तक ना पहुंचे। ऑल द बेस्ट बच्चों।